नमस्कार दोस्तों। आज मैं कहानियों की श्रृंखला में एक कहानी प्रेमचंद की फिर लेकर आई हूँ और आप सुने ध्यान से, अच्छा लगेगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है कहानियाँ पढ़ना और मैं चाहती हूँ कि आपके सामने पढूं और आपको भी सुनाऊं। अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर करें। प्रेमचंद की कहानी है जो उनके सामाजिक यथार्थवाद, मार्मिकता और ग्रामीण जीवन की संवेदनाओं को प्रतिबिंबित करती है। तो ये कहानी का नाम है कर्ज का बोझ। गांव नवाबपुर की सुबह हमेशा की तरह शांत थी। आम के पेड़ों पर बैठी कोयल कूक रही थी। खेतों में हल चलाने वाले किसान अपने बैलों के साथ निकल चुके थे, लेकिन रामदीन के घर में गहरी उदासी छाई हुई थी। उसकी पत्नी गौरी सिर पकड़कर बैठी थी और उसकी माँ भगवती दरवाजे पर ऊंचे स्वर में भगवान से अपनी विपत्ति दूर करने की प्रार्थना कर रही थी। रामदीन गांव का एक गरीब किसान था जिसकी जमीन मात्र 3 बीघे थी। वह वर्षों से जमींदार राय साहब से लिया हुआ कर्ज उतारने की कोशिश कर रहा था। ब्याज इतना बढ़ चुका था कि मूलधन कब चुका इसका कोई हिसाब ही नहीं रहा। बेटी का ब्याह सिर पे था और कर्ज का संकट भी था। तो रामदीन की बेटी सरस्वती सयानी हो चुकी थी। उसका ब्याह करना अब जरूरी था, लेकिन विवाह के लिए धन कहाँ से आता। जो थोड़ी बहुत फसल उगती थी वह साहूकार के कर्ज में चली जाती। किसी तरह उसने हरगोविंद महाजन से कर्ज लेकर बेटी के लिए गहने और कपड़े तैयार करवाए। शादी के दिन पास आ रहे थे, लेकिन अब सबसे बड़ी चिंता थी दहेज। लड़की का ससुराल पक्ष दहेज में सोने की चूड़ियां और एक गाय मांग रहा था। रामदीन के लिए यह असंभव था, लेकिन बेटी की खुशी के आगे वह मजबूर था। उसने फिर जमींदार साहब के पास जाकर और कर्ज मांगा। राय साहब ने उसे बैठाया और बड़ी गंभीरता से बोले, रामदीन, तुम्हारा कर्ज पहले ही बहुत बढ़ चुका है। अगर और कर्ज चाहिए तो जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी। रामदीन के पांव तले जमीन खिसक गई। जमीन ही तो उसकी आखिरी पूंजी थी। अगर वह भी हाथ से चली गई तो उसका परिवार तो सड़क पे आ जाएगा। परिवार की हालत देखकर गौरी ने कहा, जमीन मत गिरवी रखना, चाहे लड़की का ब्याह न हो। हम गरीब हैं, लेकिन इज्जत से जी सकते हैं। लेकिन रामदीन की व्यवस्था बड़ी थी। उसने जमीन गिरवी रख दी और पैसा लेकर घर लौटा। अब शादी धूमधाम से हो गई, लेकिन शादी की खुशी जल्दी ही चिंता में बदल गई। कारण क्या था? सूखा और संकट। शादी के कुछ ही महीनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश न होने के कारण फसल पूरी बर्बाद हो गई और सूखे पड़े खेत पानी के लिए तरस रहे थे। यहाँ तक कि पानी के लिए कुएं भी खाली पड़े थे और इंतजार कर रहे थे। रामदीन के लिए यह सबसे बड़ी विपत्ति थी। जमींदार अब अपनी जमीन वापस मांग रहा था। ब्याज का पैसा चुकाने की कोई सामर्थ्य उसकी थी नहीं। फसल हुई ही नहीं। राय साहब ने अपने नौकरों को भेजकर उसकी जमीन जब्त करवा ली। अब रामदीन के पास रहने के लिए भी जगह नहीं थी। वो अपने परिवार को लेकर गांव छोड़ने की सोचने लगा। बेटी की पुकार और अंततः न्याय। इसी बीच उसकी बेटी सरस्वती मायके आई। जब उसने पिता की यह दुर्दशा देखी तो उसका हृदय द्रवित हो गया। उसने अपने पति शिव नारायण से कहा, अगर मेरे पिता सड़क पर आ गए तो मैं इस घर में नहीं रह सकती। शिव नारायण समझदार आदमी था। उसने गांव के पटवारी और अन्य किसानों को इकट्ठा किया और राय साहब के सामने जाकर विरोध प्रकट किया। गांव के लोग भी अब अन्याय सहने को तैयार नहीं थे। वे सब मिलकर जमींदार के विरुद्ध खड़े हो गए। दबाव बढ़ने पर राय साहब को अंततः जमीन वापस लौटानी पड़ी।
रामदीन को उसकी ज़मीन मिल गई। उसने आंसू भरी आंखों से बेटी को गले लगाया और कहा, बेटी तूने आज मेरे प्राण ही बचा लिए। निष्कर्ष क्या है इस कहानी का? इस घटना के बाद गांव के लोग समझ गए कि एकता में शक्ति होती है। यदि वह पहले ही मिलकर अत्याचार का विरोध करते तो किसी को भी अपनी ज़मीन गिरवी नहीं रखनी पड़ती। रामदीन के जीवन में नई आशा जागी और उसने अगले वर्ष फसल उगाई और धीरे धीरे अपना कर्ज उतार दिया। अब वह फिर से इज्जत के साथ जी रहा था। गांव में यह सीख सभी को मिली, अन्याय सहना भी अन्याय करने के समान होता है। प्रेमचंदीय शैली के विशेष तत्व क्या हैं? ग्रामीण जीवन का सजीव चित्रण। अब जब आप कहानी पढ़ेंगे तो लगेगा कि गांव के एक छोर पे आप खड़े हैं और सारा माजरा अपनी आंखों से देख रहे हैं। कहानी में गांव की समस्याओं, किसानों के संघर्ष और जमींदारों के अत्याचार को दर्शाया गया है। यथार्थवाद। कहानी में न कोई अतिशयोक्ति है और न ही कोई चमत्कार, सब कुछ यथार्थ पर आधारित है। भावनात्मक गहराई। कहानी में पिता पुत्री का प्रेम, आर्थिक संघर्ष और न्याय की जीत दिखाई गई और एक समय पर एक ठोस निर्णय लेने का जो काम रामदीन की बेटी ने किया वह सबसे बड़ी बात थी, अतुलनीय थी। सामाजिक संदेश। कहानी बताती है कि सामूहिक एकता से अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सकती है और जीती भी जा सकती है। यह कहानी आपको कैसी लगी? क्या प्रेमचंद की शैली के अनुरूप है? और यदि आपको इसमें कोई त्रुटि नज़र आई तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी तो भी लाइक करें और कमेंट करें, पॉजिटिव कमेंट करें, मुझे प्रोत्साहित करें। मैं और भी कहानियाँ सुनाऊंगी। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएं। एक बेल बटन आता है, उससे भी ज़रूर दबाएं और मुझे सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।